नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्विचर रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करने की रीत के बारे में। द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का हल। द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का हल हमने पहले घातीय विधि से शुरुआत में चैप्टर के शुरुआत में देखा। उसके बाद हमने देखा कि बीजीय गणितीय विधि से, बीजीय गणितीय विधि में भी हमने 3 भाग लिए थे। तो पहला अगले वीडियो में हमने देखा था प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल हो सकता है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के। उसके बाद आज हम बात करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से आज हम कुछ उदाहरण लेंगे, उसको हल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में व्रज गुणन विधि के बारे में बात करेंगे। अब विलोपन विधि के बारे में बात करने तो विलोपन विधि समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं और उसमें विलोपन विधि समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण 11, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय क्या थी। तो जैसे ही हमने पहले देखा था कि यहाँ पे क्या दिया है, आय यानी कि आय दिया है और खर्च की बात की है, यानी कि आय और खर्च हमें पता नहीं तो आय व्यक्ति का आय को x मान लेते हैं और y खर्च है, यानी कि व्यक्ति की आय है x और y खर्च है। अब अनुपात दिया है तो पहले बोला है कि दो व्यक्ति है, तो पहले व्यक्ति की आय, तो पहले व्यक्ति का अनुपात आय का अनुपात में पहला यानी कि 9:7 यानी कि पहला का खर्च कितना, आय कितनी होगी 9x। पहले व्यक्ति का खर्च की बात करें तो खर्च कितना हो जाएगा, तो खर्च का अनुपात है 4:3, तो पहले व्यक्ति का 4 हो जाएगा यानी कि 4y, यानी कि समीकरण बनेगा 9x 4y। अब क्या बोला है पूरा ध्यान से करो, प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचाता है, यानी कि आय में से खर्च बाद करेंगे तो कितना रुपए बचेगा, तो 2000 रुपये बचा लेता है, यानी कि समीकरण बन गया 9x - 4y = 2000। तो ये समीकरण है। अब व्यक्ति 2 की बात करें, दूसरे व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति, अब दूसरे व्यक्ति की आय मान लेते हैं। तो आय तो हमारा क्या है, तो हमने आय के बराबर तो x लिया है। तो दूसरे व्यक्तियों का अनुपात, आय का अनुपात क्या है, दूसरे व्यक्ति का तो 9:7 या 9 तो पहले व्यक्ति का 7 दूसरे व्यक्ति है, यानी कि 7x। और उसका खर्च कितना होगा, तो दूसरे व्यक्ति का खर्च 4:3 यानी कि पहले का 4 तो दूसरे का 3, तो 3y। अब क्या बोला है कि वो भी प्रत्येक व्यक्ति बोला, यानी कि वो भी कितने रुपए बचा रहा है, तो 2000, यानी कि दूसरा समीकरण हो जाएगा 7x आय में से 3y खर्च बात करने बचेगा 2000 रुपये। ये हो गए समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 मिल गए तो उसका प्रयोग करके हम चरण के अनुसार प्रतिविलोपन प्रक्रिया करेंगे। बात करें चरण 1 की। चरण 1 में क्या बोला कि y के गुणक को समान करने के लिए, y का गुणक समान करने के लिए, अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है तो 4 ताली 12 होता है, यानी कि 12 करने के लिए अब समीकरण 1 को मैं कितने से गुणूंगा, तो 3 गुण से गुणूंगा और समीकरण 2 को किसने से गुणूंगा, 4 से गुणूंगा। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 तालीस 27x - 12y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 2 6000। इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। अब समीकरण 4 में कितना गुणना है, 4 से, यानी कि 7 4 28x 12y और 4 2 8000। ये हो गया समीकरण 4। अब चरण 2 की बात करें तो हमें कौन सी विधि करनी है वो भी याद रखना है, विलोपन विधि, यानी कि जो अब क्या करना होगा, कोई भी एक चर को विलोपन करना होगा, यानी कि घटाव करना होगा। तो चरण 2 की बात करेंगे तो y को विलुप्त करने के लिए समीकरण 3 को 4 में से
घटाइए। क्या करेंगे, जो बड़ा समीकरण उसमें से छोटा समीकरण बात करेंगे, घटाइए। तो हमारा कौन सा है, 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। ये हो गया हमारा समीकरण 4। उसमें से कौन सा घटाना है, तो समीकरण 3 यानी कि 27x माइनस 12y इक्वल टू 6000। अब घटाव करना है, ये हुआ माइनस 28 में 27 गया यानी कि 1x, ये माइनस यहाँ पे गया यानी कि माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल यानी कि ये तो 0 हो गया यानी कि इसका कोई काम। अब 8 में से 6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2000। तो x बराबर कितना आया, 2000। x की कीमत मिल गई। अब x की कीमत समीकरण 1 में रखने पर y की कीमत मिल जाएगी यानी कि चरण 3 की बात करेंगे। तो x की कीमत मिल गई यानी y की कीमत लाने के लिए समीकरण 1 में x की कीमत रखने पर कौन सी कीमत मिलेगी, y की। तो समीकरण 1 कौन सा हमारा, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो 9 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। अब यहाँ गुणा होगा, 9 2 18,000 माइनस 4y बराबर 2000। अब 18,000 को उस तरफ भेजते हैं, माइनस 4y इक्वल टू 2000 माइनस 18,000, माइनस 4y इक्वल टू 2000 में से 18,000 गया यानी कि 16,000। लेकिन बड़ी प्लस और माइनस माइनस हुआ, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या कौन सी, 18,000 वही माइनस। अब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया। अब y इक्वल टू 4 को इस तरफ भेजते हैं, 16,000 बट्टे 4 4 4 16 यानी कि y बराबर 4000। तो x बराबर रुपये 2000 रुपये आया और y बराबर कितने रुपए आए, 4000 रुपये। अब व्यक्तिगत रख देते समीकरण 1 और 2 में। तो x क्या था हमारा, आय, और y क्या था, खर्च। तो पहले व्यक्ति का, फर्स्ट व्यक्ति की आय, तो उसका अनुपात कितना था, 9x यानी कि 9 इंटू एक्स हमारा कितना है 2000 यानी कि 9 2 18,000 रुपये उसका आय होगी। और पहले व्यक्ति का खर्च की बात करें तो पहले व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा, उसका अनुपात कितना है 4y यानी कि 4 इंटू वाई, वाई कितना आया 4000, तो 4 4 16,000 रुपये पहले व्यक्ति का खर्च। अब दूसरे व्यक्ति की बात करें तो दूसरे व्यक्ति की आय का अनुपात कितना था, तो 7x यानी कि 7 इंटू एक्स, एक्स कितना है 2000, तो 7 2 14 यानी कि 14,000 रुपये उसकी आय हो जाएगी। और उसका खर्च कितना है, तो 3y, उसका खर्च दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y यानी कि 3 इंटू 4y है हमारा 4 ताली 12, तो 12,000 रुपये। आप इसका माइनस करके तो देखोगे तो भी 2000 बचेगा, इसका माइनस करोगे तो भी 2000 बचेगा। यानी कि पहले व्यक्ति का खर्च और आय मिल गया और दूसरे व्यक्ति का खर्च और आय मिल गया। तो आपने देखा कि विलोपन प्रक्रिया बहुत ईजी है। उसी तरह हम दो तीन उदाहरण और देखेंगे। ऊपर युक्त उदाहरण में हमने हल की गई विधि को विलोपन विधि कहते हैं, क्योंकि हमने ऊपर सर्वप्रथम एक चर विलुप्त करने के लिए एक चर रैखिक समीकरण प्राप्त करते। फिर हमने क्या किया, हमने y को विलुप्त किया, y को ऊपर उदाहरण में हमने क्या किया, y को विलुप्त किया। फिर y को विलुप्त, x को भी विलुप्त कर सकते थे। आप कोई भी एक को विलुप्त कर सकते थे, x को भी विलुप्त कर सकते थे। तो आपको ये विलुप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, विलोपन प्रक्रिया। अब बात करें विलोपन विधि चरण वाइज। तो विलोपन विधि यानी क्या, तो पहले चरण में हमने देखा कि सर्वप्रथम दोनों समीकरण को उपयुक्त शून्येतर अचरों की किसी एक चर x चर या y चर के गुणांकों की संख्या
के रूप को समान करने के लिए गुणा कीजिए। यानी कि हम क्या करते थे, दोनों समीकरण में x या y को समान बनाते थे, इसके गुणाकों को, इसलिए पहले समीकरण या दूसरे समीकरण को गुणा करके हम समान बनाते थे। फिर क्या करते थे चरण दो में, फिर चरण दो में हम पुनः उन समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़ या घटाव करके एक चर के विलुप्त हो जाता था। यानी कि x और y समान हो, x वाला समान हो गया तो x वाला विलुप्त कर देते, या y वाला समान हो जाता तो y वाला विलुप्त कर देते, और x में से या y में से कोई एक चर की वैल्यू मिल जाती थी। फिर चरण तीन, तो चरण तीन में क्या करते थे हम लोग, तो चरण तीन में हम तो जो x और y की कीमत आई, यानी कि एक चर की कीमत समीकरण में रखकर दूसरे चर की कीमत ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने चरण दो में क्या किया, तो x और y, x या y कोई भी एक मिल जाएगा तो उसको हम समीकरण एक या दो में रख के y की कीमत ज्ञात करेंगे। यानी x का रखा तो y मिलेगा, y रखेंगे तो x मिलेंगे। तो उसी तरह हम x और y की कीमत ज्ञात करते हैं। जब हमने ग्राफीय विधि की बात की थी तो ग्राफीय विधि में कुछ उदाहरण ऐसे देखे गए थे जो प्रतिच्छेदन नहीं करे, यानी कि उसका उकेल नहीं मिल रहा था जब रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना था। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण 12 की बात करें तो विलोपन विधि का प्रयोग कीजिए, निम्न रैखिक समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। हमें दो समीकरण दिए, 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। इसको समीकरण एक ले लेते हैं, इसको समीकरण दो। अब चरण वाइज हल करते तो चरण पहला हमारा क्या बोलता था, तो चरण एक हमें क्या बोलता था, चरण एक x या y का गुणांक सेम करने पर। तो हम क्या करेंगे, x का गुणांक सेम करेंगे। तो समीकरण एक को कितने से गुणेंगे, तो यहाँ पे 4 है, 2 है, तो 4 लाने के 2 से गुणेंगे। तो समीकरण एक को 2 से गुणने पर, तो समीकरण एक को 2 से गुणेंगे तो 2 2 4x, फिर 2 3 6y, 4 2 8 2 16। ये हो गया हमारे समीकरण 3 में। अब चरण 3 की बात करें, दो की बात करें, चरण 2 में क्या बोलते थे हम लोग, चरण 2 में हम क्या करते थे, घटाव करते थे। तो समीकरण जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाव कर देंगे। तो समीकरण 3 में से हम क्या करेंगे, 2 को बात करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 6y = 16 माइनस 4x + 6y = 7। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, पहला तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। अब 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 9, यानी कि 0 = 9। ये तो असत्य हो गया, असत्य, यानी ये तो असत्य है, यानी कि असंभव हो गया, असंभव है। यानी कि इस समीकरण के, इन रैखिक समीकरणों के युग्म एक हल नहीं है। इन रैखिक समीकरण के युग्म का हल नहीं है। उदाहरण 13, ये ध्यान से देखना है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ समझना है। 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों का उलटने पर बची संख्या का योग 66 है। यदि संख्या का अंकों का अंतर 2 हो तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसी कितनी संख्या होगी, तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना होगा। तो पहले तो 2 अंकों की संख्या, तो अपने मन में हम कोई भी एक 2 अंकों की संख्या मान लेते। मान लो मैंने 56 मान ली, 56 2 अंकों की संख्या। तो उसमें क्या होता है, तो इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है। तो पहले तो हमें क्या, 2 अंकों की संख्या, इकाई का अंक और दहाई का अंक ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माना कि प्रथम संख्या की दहाई तथा इकाई का अंक क्रमशः
एक्स और वाई है। ये हमें नंबर थोड़ा याद रखने के लिए, कैसे आए ये याद रखने के लिए, तो ये एक्स हो गया, ये वाई। तो हमारे संख्या मिल गई एक्स वाई। अब इसको प्रसारित करेंगे, यानी कि प्रसारित रूप में लिखेंगे। तो प्रसारित रूप यानी कि देखो, मैं 56 को प्रसारित रूप में लिखना चाहूँ तो 56 को कैसे लिखता हूँ, तो 50 कब बनता है, तो 5 गुना 10, 50 प्लस 6, यानी कि 10 को मैंने किससे गुणा, तो x से, यानी कि 10 को x से गुणा, और ये 6 यानी कि y हुआ 56 का, ऐसे ही हुआ ना, जो 56 है यानी कि 5 को 10 से गुणा और 6 प्लस किया जब 56 लाना हो तो उसी तरह हम यहाँ पे लिखना हो तो इसका प्रसारित कौन सा रूप हो गया, तो 10 गुणा x प्लस y। अब आगे बढ़ते हैं। उसी में बोला गया है कि एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। अब उलटने पर, पहले तो उलटने के पर यानी कि पहला ये हो गया 10x प्लस वाई, तो उसका उल्टेंगे x और y की जगह उलटने पर, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा उलटने पर। अब बोला गया है कि उलटने पर संख्या का योग कितना है, 66, यानी कि 10x प्लस y और इसका 10y प्लस x, इन दोनों का योग कितना है, 66। अब इसको हल करते हैं, तो हल क्या है, योग है, यानी कि यहाँ पे होगा योग, तो x वाले का x वाले के साथ योग है, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, यह ध्यान देना है। तो 10 प्लस 1 11x y प्लस 10y, यानी कि 11y इज इक्वल टू 66। अब 11 तो दोनों में कॉमन क्या है, 11 निकाल दिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 बट्टे 11 6 बचेगा, यानी कि x प्लस वाई कितना आया, 6। तो ये समीकरण आया हमारा एक। प्रश्न ध्यान से पढ़ो। तो हमने पहले क्या किया स्टार्टिंग में, तो हमने एक अपने मन से एक नंबर ले लिया साइड पे याद रखने के लिए, तो उसको उसका इकाई अंक क्या लिया y और दहाई अंक x दिया। फिर क्या किया, उसका प्रसारित रूप किया, कैसे, तो 56 लिखना हो मुझे तो मैं क्या करूंगा, तो इकाई अंक दहाई अंक को 10 से गुणूंगा, यानी कि उसका नजदीक का नंबर आएगा, और उसमें इकाई अंक प्लस करूंगा तो मेरा ओरिजिनल नंबर आएगा, वही लिखा उसको प्रसारित रूप में। अब उसमें क्या किया, उसने बोला था अंकों का उलट पलट, यानी कि उलट किया, तो मैंने x की जगह y लिखा, y की जगह x, और उन दोनों का योग, यानी कि ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। अब तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग किया तो मुझे कितना मिला, 66 बोला है, तो हमने वही किया। तो अब इनका योग करने पर इसको मैंने हल किया, तो हमें समीकरण 1 मिल गया। अब समीकरण 2 की बात करें तो आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला है, तो यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, जैसे हमारा 56 था, तो 56 तो इसका उलटने पर 65 आता था, उसका संख्याओं का अंकों का अंतर यानी कि 6 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। उसी तरह हमें क्या बोला है, तो हमारा संख्या कौन सी है, x और y। तो उसी तरह यदि हमारे संख्याओं का अंकों का अंतर यानी कि x माइनस y होगा तो कितना दिया है, 2, अथवा हम y माइनस एक्स भी हो सकता है, तो y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है, यानी कि समीकरण 2 हमें 2 तरीके से मिला है। ये समीकरण 2 ले लेंगे और इसको समीकरण 3 ले लेंगे। तो पहले समीकरण 1 और 2 की बात करके देखते हैं और 1 और 3 की बाद में बात करके देखते हैं। तो हमें 3 समीकरण मिले। क्यों 3 समीकरण मिले, तो हमने देखा कि x बड़ा होगा तो x में से y जाएगा तो 2 बचेगा, अथवा y बड़ा होगा तो y में से x जाएगा तो अभी 2 बचेगा, यानी कि अंतर बोला है, इसलिए हमें 3 समीकरण मिले। तो पहले और दूसरे की बात करें लेके देखते हैं, तो घटाव करना पड़ेगा हमें। तो पता ही है कि हमारी तीसरा चरण क्या था कि घटाव करके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2।
तो हम क्या करते थे, विलोपन। तो इसमें घटाव नहीं, योग करेंगे तो आसानी से विलोपन हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 का योग करने पर, तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x प्लस एक्स माइनस और प्लस और माइनस कैंसर, 6 और 2 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, तो x बराबर 4। तो इसको y समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में x की कीमत रखने पर तो y मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में x की कीमत क्या रखेंगे, तो 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो y इज इक्वल टू कितना आया, तो 6 में से 4 गया तो 2। तो हमारा नंबर कौन सा आया, x बराबर 4 और y बराबर 2। तो हमारा x बराबर कितना है, 4 और y बराबर 2। तो हमारा नंबर कौन सा था, xy यानी कि 42, और उसका yx करेंगे उलटने पर कितना होता था, तो 24। फिर क्या बोला था हमारा समीकरण 1 में कि उन दोनों का योग यानी कि xy प्लस yx का योग कितना बोला था, 66। तो 66 होता है कि चेक कर लेते थे, 42 प्लस 24 कितना हो रहा है, 66, यानी कि नंबर बराबर। फिर दोनों अंकों का क्या बोला था कि अंतर 2 होना चाहिए, 4 में से 2 गया तो अंतर 2 ही होता है, 2 में से 4 गया तो भी 2 ही होता है। तो ये अंतर भी सेम है, यानी कि ये संख्या मिल गई 42 और 24। अब बात करें तो समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। तो समीकरण 2 में क्या बोला है, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब इसका योग करो या माइनस करो वो भी सेम ही आएगा, तो योग करने पर चलो योग करते हैं। तो x वाले के साथ x वाला कट गया, तो 2y इक्वल टू कितना मिलेगा, प्लस, तो 2y इक्वल टू 6 और 2 8, y इक्वल टू 8/2, यानी कि y इक्वल टू कितना मिलेगा, 4। तो y बराबर कितना मिला, 4। अब समीकरण 1 में y की कीमत रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब उसमें y की कीमत कितनी रखनी है, 4। तो x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो x बराबर 6 माइनस 4, x बराबर कितना है, 2। तो ये हो जाएगा हमारा xy। तो xy कितना है, तो x की कीमत रखो 2 और y की कीमत रखो 4। उसको उलटने पर क्या हो जाएगा, yx कितना आएगा, 42। अब इन दोनों का योग करने पर भी 20 प्लस 42 ये सेम ही आ रहा है, यानी कि 66, और दोनों का बीच का अंतर भी 2 ही हो रहा है। तो हमें कौन कौन से 2 नंबर मिले, तो पहले में से हमें 42 मिला और दूसरे में से कौन सा मिला, 24, यानी कि 42 और 24 आंसर है। पहली संख्या 42 और दूसरी संख्या 24। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और आपको पुराने वीडियो देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हो आप।